Welcome everyone. Today we are going to start with chapter 11 that is interest rate risk management. Derivatives chapter में हमने सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज के रिलेटेड हमने रिस्क कैसे मैनेज करते हैं वो सीखा. And in forex chapter we learned about risk management relating to currency. And in this chapter we will study about risk management regarding interest rate. अब इंटरेस्ट रेट रिस्क कैसे अराइज हो सकती है अगर आप बोरो करते हैं या फिर आप लैंडिंग करते हैं. दोनों केसेस में आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क अराइज होती है. अगर आपके रिस्क इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं एंड यू आर बोरोइंग अमाउंट तो आपको इंटरेस्ट रेट हैवी ज्यादा पे करना पड़ेगा. सो देयर इज अ रिस्क. और लैंडिंग में भी रिस्क है. अगर इंटरेस्ट रेट गिर गए देन लेंडर विल नॉट रिसीव द डिजायर्ड इंटरेस्ट. दोनों केसेस में रिस्क होती है तो उनको मैनेज कैसे करते हैं वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. और इस चैप्टर में थियरी क्वेश्चंस पूछने की प्रोबेबिलिटी होती है. सो वी विल फर्स्ट डू द थियरी क्वेश्चंस एंड देन मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट दैट इज FRA. अब ये क्या होता है? इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज जहां पे एक इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है. हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. से फॉर एग्जाम्पल दो पार्टीज ने मिलके फिक्स किया है 5% का इंटरेस्ट रेट एंड दिस FRA इज फॉर द पीरियड ऑफ 6 months. अब 6 months के बाद अगर रेट हो जाता है 4% तो जो बायर है he will pay the 5% only. ओके अब ये 5% बायर पे करेगा और सेलर जो है वो बोलेगा मैं आपको 4%. जो रेफरेंस रेट तब चल रहा होगा इसको कहते हैं हम फॉरवर्ड रेट और इसको कहते हैं हम रेफरेंस रेट. तो जो रेफरेंस रेट चल रहा होगा जो सेलर है वो बोलेगा मैं आपको रेफरेंस रेट पे करूंगा और बायर जो है वो बोलेगा मैं आपको फिक्स्ड जो हमारा रेट है वो पे करूंगा. तो वो 5% पे करे और ये 4% पे करे तो इनके बीच में नेट सेटलमेंट होता है ऑफ 1%. अब यहाँ पे ये 1% क्या होगा? जो बायर है वो 1% सेलर को पे करेगा. अब अगर यहाँ पे 6% हो जाता है इंटरेस्ट रेट तब क्या होगा? अब 6% अगर इंटरेस्ट रेट हो गया तब यहाँ पे बायर ने तो बोला है मैं 5% ही पे करूंगा बट जो सेलर है उसको 6% पे करना है. तब यहाँ पे नेट सेटलमेंट कैसे होगा? सेलर विल पे 1% टू बायर. तो यहाँ पे अगर रेट बढ़ जाते हैं तो सेलर हैज टू मेक द पेमेंट टू द बायर एंड अगर रेट कम है आपके रेफरेंस रेट इज बिलो द फॉरवर्ड रेट तब बायर पे करता है अमाउंट टू द सेलर. So here borrower and lender protects itself from unfavorable changes to the interest rate. The agreement to pay or receive is made for the difference between a predetermined interest rate and the interest rate prevailing at a specified future date called a reference rate. इन दोनों रेट के बीच का जो डिफरेंस है सिर्फ वही सेटल होता है. तो अब ये सेटलमेंट जो है दैट इज बेस्ड ऑन द नोशनल प्रिंसिपल. This settlement is based on the agreed notional principle. जब FRA डिटरमाइन होता है तभी एक नोशनल अमाउंट फिक्स की जाती है. उस नोशनल अमाउंट पे जो इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है दैट इज पेड और रिसीव्ड. अब FRA को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? FRA इज एक्सप्रेस्ड एज से फॉर एग्जाम्पल 3V8. अब ये क्या डिनोट करता है? तो FRA एग्रीमेंट हियर will start after 3 months. आज जो हमारा टाइम है इसको हम समझ लेते हैं. आज हम यहाँ पे खड़े हैं एट 0 point. यहाँ से 3 months के बाद FRA पीरियड विल बिगिन एंड 8th month पे वो FRA एंड होगा. तो हमारा जो FRA पीरियड है दैट इज फॉर 8 minus 3 दैट इज फॉर 5 months. तो यहाँ पे आपका जो FRA है दैट इज फॉर 5 months. तो इस तरह से FRA को हम इंटरप्रेट करते हैं. अब बायर जो है दैट विल पे द FRA रेट टू द सेलर एंड FRA सेलर विल पे द रेफरेंस रेट टू द बायर. ये हमने एग्जांपल से समझ लिया.
FRA buyer is a party which pays the FRA rate and receives the reference rate. और सेलर उसके अपोजिट पोजीशन. अब यहाँ पे a bank that sells and FRA agrees to pay the buyer the increased interest cost. If some specified maturity of a LIBOR is above the stipulated forward rate on the contract, आपने जो stipulate किया था उससे अगर रेट बढ़ जाते हैं, then seller will pay to the buyer the increased interest cost. तो यहाँ पे जैसे 1% increased interest cost will be paid by the seller to the buyer. और अगर रिवर्स होता है तो buyer will pay the amount difference to the seller. अब फाइनल सेटलमेंट कैसे होगा? यहाँ पे जो सेटलमेंट है उसकी अमाउंट पहले ही पे कर दी जाती है. अब यहाँ पे आपका नोशनल प्रिंसिपल के बेसिस पे कैलकुलेशन होगा. तो आपका जो नोशनल प्रिंसिपल है उस पे आप डिफरेंस जो इंटरेस्ट है वो पे या रिसीव करेंगे. तो आप डिफरेंस ले लेंगे रेफरेंस रेट का और फॉरवर्ड रेट का. तो इन दोनों का आपने डिफरेंस ले लिया, दैट विल बी सेटल्ड. अब ये कितने पीरियड के लिए है एग्रीमेंट, उतने पीरियड का ही आप इंटरेस्ट पे या रिसीव करेंगे. सो यू विल टेक द टाइम इफेक्ट फॉर द एग्रीमेंट. तो कितने पीरियड के लिए वो एग्रीमेंट है डिवाइडेड बाय द टोटल डेज. टोटल डेज से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये दिस इज अ टाइम इफेक्ट. अब यहाँ पे इसको हम लेके जाते हैं in the present value. This is actually payment तो ये होना चाहिए. This is the payment which will be made or received. तो यहाँ पे this is payment made and received. But ये हम पहले ही पे करते हैं इसीलिए हमें इसको present value करना पड़ता है. अब यहाँ पे ये present value जो होगा that will be based on the reference rate. Reference rate के basis पे हम इसकी present value निकालेंगे. So ये जो denominator है this represent the present value factor. So this is formula. अब आपको लॉजिक समझ में आ गया, देन यू डोंट नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला. आप लॉजिक के साथ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. आपको ये ध्यान रखना है यू विल कि आपको सेटलमेंट क्या होगा और उसकी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है बेस्ड ऑन द रेफरेंस रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड्स. अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं, देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. अब से एक सेलर है, से फॉर एग्जांपल बैंक या फिर कोई अदर सेलर्स जो फ्यूचर्स सेल कर रहा है टू द बायर. अब यहाँ पे बायर से वो ले रहा है अंडरलाइंग एसेट एज अ, वो बॉन्ड्स लेगा उससे. बट बॉन्ड्स हर एक बायर के पास अलग अलग बॉन्ड्स होंगी. तो जो सेलर है वो एक स्पेसिफाइड बॉन्ड्स बता देगा, इंटरेस्ट रेट बता देगा. से फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं 8% बॉन्ड्स के अगेंस्ट मैं सेलर हूं और मैंने स्पेसिफाई किया है कि मैं 8% बॉन्ड्स के अगेंस्ट मैं आपको फ्यूचर्स सेल करूंगी. अब फ्यूचर्स सेल करूंगी अगेंस्ट 8% बॉन्ड. अब अगर कोई 7% बॉन्ड्स देने आता है मुझे और उसको चाहिए फ्यूचर्स, तो मैं क्या करूंगी, एक कन्वर्जन फैक्टर डिसाइड होता है बेस्ड ऑन द डिफरेंट इंटरेस्ट बॉन्ड्स. अब से फॉर एग्जांपल जिसका 7% होगा बॉन्ड्स, उसके लिए मैं एक रेट डिटरमाइन करूंगी मैं कि 7% बॉन्ड्स जो है उसका एक कन्वर्जन वैल्यू होगा, एक कन्वर्जन फैक्टर होगा. अब ये कन्वर्जन फैक्टर जो है दैट विल बी अबव 1. से फॉर एग्जांपल इसका कन्वर्जन फैक्टर मैं ले लेती हूँ 1.1 कि मैं आपसे 7% बॉन्ड्स तो लूंगी बट मैं आपको उसके 1.1 आपको सेटलमेंट प्राइस देना होगा. से फॉर एग्जांपल हमने एक सेटलमेंट प्राइस फिक्स की है. सेटलमेंट प्राइस इज 1000. अब 1000 सेटलमेंट प्राइस है आपकी, तो 1000 का आपको 1.1 पे करना पड़ेगा क्योंकि आपके जो बॉन्ड्स है वो कम इंटरेस्ट रेट कैरी करते हैं. अब यहाँ पे कोई 9% बॉन्ड्स लेके आया तो मैं उनसे जो उनका जो कन्वर्जन फैक्टर होगा दैट विल बी बिलो 1. से फॉर एग्जाम्पल 0. आपने 95 बोल दिया तो उनसे मैं कम लूंगी अमाउंट क्योंकि उनके जो बॉन्ड्स हैं दैट आर कैरिंग द हायर इंटरेस्ट रेट. तो इस तरह से एक कन्वर्जन फैक्टर हर एक इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है.
अब यहाँ पे फ्यूचर पे सेटलमेंट कैसे होगा? अब बायर जो है वो आपको इस 1000 रुपीज ये आपको पे करना चाहिए 1000, बट कुछ कन्वर्जन फैक्टर है तो वो आपको कन्वर्जन फैक्टर ऐड करके पेमेंट करेगा। तो अगर कन्वर्जन फैक्टर है से फॉर एग्जांपल 1.1, तो आपको वो 1100 पे कर रहा है और यहाँ पे वो पे कर रहा है 950। ओके, अब फ्यूचर पे इन बॉन्ड्स की वैल्यू है से फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन बॉन्ड्स की वैल्यू है 1095 और इन बॉन्ड्स की वैल्यू है 980। अब फ्यूचर में जब ये सेटल होंगे तो सेलर को मिलेगा क्या? 1100, बट उसकी जो प्राइस है वो कितनी होगी? 1095। तो जो सेलर है उसको गेन होगा, उसको 1095 मिलता बट उसको मिल रहा है 1100। अब इस केस में यहाँ पे वो पेमेंट करेंगे 950, बट उसकी मार्केट प्राइस है 980। तो यहाँ पे जो सेलर को है वो लॉस हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द सेलर? सेलर के लिए प्रॉफिट क्या होगा? जब उसकी जो फ्यूचर अमाउंट सेटलमेंट अमाउंट है वो ज्यादा होगी देन द प्राइस, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से उसकी सेटलमेंट अमाउंट ज्यादा होगी तो उसको मार्केट प्राइस से ज्यादा में मिल रहा है। तो प्रॉफिट ऑफ अ सेलर इज फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय द कन्वर्जन फैक्टर माइनस द स्पॉट प्राइस। अब अगर आपकी जो फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस है दैट इज लो देन द स्पॉट प्राइस, देन इट विल बी लॉस टू द सेलर। ये होगा लॉस टू द सेलर। अगर आपकी स्पॉट प्राइस ज्यादा है एंड आपकी फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस कन्वर्ट इसको कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके दैट इज लेस, तो दैट विल बी लॉस टू अ सेलर। अब यहाँ पे चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड कौन सी होगी? अब सेलर के लिए उनको बायर को देने हैं, तो बायर के जो उनको पेमेंट देगा सेटलमेंट उस पे जहां पे उनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा दैट बॉन्ड विल बी चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड। अब उनको मिल रहा है ज्यादा और उनके अगेंस्ट उन्होंने वो फ्यूचर्स दिए हुए हैं, तो दिस बॉन्ड जहां पे उनका प्रॉफिट मैक्सिमम है दैट इज द चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड। या फिर अगर लॉस है तो जहां पे लॉस आपका कम है दैट विल बी द चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड। तो cheapest to deliver bond minimizes the difference between the spot price of a bond and the future settlement price adjusted by the conversion factor. CDT bond is least expensive bond. ये बास्केट में सबसे कम एक्सपेंसिव जो बॉन्ड होगी that is called the CDT bond. CDT bond is determined by the difference between the cost of acquiring the bond for delivery and the price received by delivering the acquired bond. This difference gives the profit or loss to the seller. ये हमने समझ लिया। Bond is chosen as a CTD bond which either maximizes the profit or minimizes the loss. Next third question is based on type of swaps. अब type of swaps क्या होता है? Swap का general meaning होता है you exchange the position. First one is a plain vanilla swap. Plain vanilla swap पे क्या होता है? Suppose एक पार्टी है जिनको fixed loan चाहिए but उन्होंने floating लेके रखा है, and another पार्टी है जिनको floating चाहिए but उन्होंने fixed लेके रखा है। तो दोनों पार्टीज अपना जो लोन है वो एक्सचेंज कर देंगी। तो यहाँ पे this swap is the exchange of a fixed rate loan to a floating rate loan. Next यहाँ पे है basis rate swap. अब basis rate swap क्या होता है? इसमें जो लोन एक्सचेंज होते हैं इनका जो डिटरमाइंड बेस होता है वो डिफरेंट होता है। फिक्स्ड फ्लोटिंग नहीं होता है, दोनों का फ्लोटिंग होता है बट एट अ डिफरेंट। एक होता है लाइबर बेस्ड से फॉर एग्जांपल और दूसरा है इंडियन रेट्स के अकॉर्डिंग। तो दोनों यहाँ पे एक्सचेंज होंगे बट हियर दोनों यहाँ पे जो दोनों लोन हैं उनकी जो बेसिस रेट हैं दैट आर डिफरेंट। दिस इज कॉल्ड अ बेसिस रेट स्वैप।
The payments are based on a difference between two different variable rates. नेक्स्ट है एसेट स्वैप. अब व्हाट इज एन एसेट स्वैप? जो हमने पहले पढ़े उनमें लोन एक्सचेंज होता है, बट एसेट स्वैप में एसेट एक्सचेंज होता है. अब कौन सा एसेट एक्सचेंज होगा? अब सी फॉर एग्जाम्पल हम बॉन्ड्स है दैट कैरीज द फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, एंड आपने सी फॉर एग्जाम्पल दूसरा एसेट है इंडेक्स फंड्स दैट कैरीज द वेरिएबल रेट. तो यहाँ पे इन दोनों का एक्सचेंज होगा. दिस इज कॉल्ड एसेट स्वैप. दिस इज लाइक अ प्लेन वेनिला स्वैप, बट द डिफरेंस इज कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज होती है, फिक्स्ड रेट इन्वेस्टमेंट एंड फ्लोटिंग रेट इन्वेस्टमेंट का एक्सचेंज होता है. नेक्स्ट है अमोर्टाइजिंग स्वैप. व्हाट इज द अमोर्टाइजिंग स्वैप? कि यहाँ पे जो आपकी स्वैपिंग होता है, यहाँ पे नोशनल इंटरेस्ट जो होता है वो रिड्यूस होता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ अ स्वैप एग्रीमेंट. जो है उनके पीरियड के अंदर जो आपका नोशनल प्रिंसिपल है दैट कम्स ऑन द रिड्यूसिंग बेसिस. डिफरेंट रिड्यूसिंग बेसिस पे आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं. तो नोशनल प्रिंसिपल फॉर द इंटरेस्ट पेमेंट्स डिक्लाइंस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ अ स्वैप. अब ये इस तरह का जो स्वैप होता है दैट इज यूज्ड फॉर रिडीमेबल बॉन्ड्स और डिबेंचर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग स्वैप्शंस. अब स्वैप्शंस क्या होता है? दिस इज स्वैप प्लस ऑप्शंस. इसमें दोनों का फीचर्स आते हैं. यहाँ पे जो स्वैप्शंस बायर है उनको स्वैप करने का ऑप्शन दिया जाता है, दैट इज उनको राइट दिया जाता है टू स्वैप. यहाँ पे ऑप्शन ऑफ एन इंटरेस्ट रेट स्वैप इज कॉल्ड स्वैप्शन. द holder has a right but not the obligation to enter into a interest rate swap. अब यहाँ पे जैसे हमारे कॉल ऑप्शन होता है, तो कॉल ऑप्शन में राइट होता है कि हम शेयर सिक्योरिटीज बाय कर सकते हैं. यहाँ पे आपका कॉल स्वैप्शन में आप फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करेंगे. तो अगर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना है, बायर को ऑप्शन है कि उनको फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना है, तो वो फिक्स्ड इंटरेस्ट पे कर सकते हैं. This option is called the call swaption. Next is put swaption. Put swaption is कि उनको fixed interest receive करनी है. That is the put swaption. अब fixed rate जो swaption call swaption होगा उसमें buyer जो है वो पे करेगा fixed and receive करेगा floating. Pay the fixed and receive the floating. और उसके अपोजिट पुट स्वैप्शन में ही विल रिसीव द फिक्स्ड एंड पे द फ्लोटिंग. नाउ व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ स्वैप्शंस? उनके फीचर्स क्या होते हैं? स्वैप्शन इज इफेक्टिवली एन ऑप्शन ऑन अ फॉरवर्ड स्टार्ट इंटरेस्ट रेट स्वैप. जो इंटरेस्ट रेट स्वैप स्टार्ट होने वाला होता है उस पे दिस इज एन ऑप्शन. अब ये 3 month into a 5-year swaption. This means कि 3 months के बाद start होगा and this swaption will be for 5 years. This is the denotation जैसे हमने पहले पढ़ा. Now what is an option period? An option period is कि period between the transaction date and the expire date. This is called an option period. कि आप इन dates के बीच में अपना option exercise कर सकते हैं. स्वैप्शन प्रीमियम इज एक्सप्रेस्ड एज अ बेसिस पॉइंट. जहाँ पे आप अब अगर ऑप्शन ले रहे हैं तो ऑप्शन के लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और ऑप्शन के लिए प्रीमियम जो पे करना पड़ेगा दैट इज मेंशन्ड इन अ बेसिस पॉइंट. स्वैप्शन कैन बी कैश सेटल्ड. आप इसको कैश सेटल कर सकते हैं. जो भी डिफरेंस है दैट विल बी सेटल्ड इन अ कैश. Now the next question is regarding uses of swaption. अब ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, so we are not covering. आप इसे एक बार रीड कर सकते हैं क्योंकि this is regarding the swaptions, और swaptions इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर थियरी पर्पस. तो आप इसको चाहे तो एक बार रीड कर सकते हैं. Now we come on to the practical questions, and practical questions में सबसे पहले हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4. Electra Space is a consumer electronics wholesaler. The business of a firm is highly seasonal in nature. In 6 months of a year, firm has a huge cash deposits
and especially near Christmas time and other 6 months, firm has a cash crunch, leading to the borrowing of money to cover up its exposure for running the business. It is expected that the firm shall borrow a sum of 50 million euro for the entire period of slack season in about 3 months. The bank has given the following quotation. ये quotations दिए हुए हैं 3 months 50,000 euro future contract maturing in a period of 3 months is quoted at 94.15, that is at the rate of 5.85%. Advise how FRA shall be useful if the actual interest rate after 3 months turns out to be 4.5 or 6.5. And second है how the 3 months future contract shall be useful for a company if interest rate turns out to be 4.5 और 6.5. अब यहाँ पे आपको बेसिकली कंपैरिजन करना है कि FRA में आपकी पोजीशन क्या होगी एंड इफ यू बाय द फ्यूचर्स तब आपकी पोजीशन क्या होगी. तो सबसे पहले हम FRA के रिलेटेड कैलकुलेशन कर लेते हैं. अब FRA में आपका जो FRA होगा वो कौन सा होगा. यहाँ पे कहा गया है कि उनको कैश क्रंच चलता है फॉर 6 मंथ्स और 3 मंथ्स के बाद वो पीरियड स्टार्ट होने वाला है. तो इनका जो FRA होगा दैट विल बी 3x9 FRA जो 6 मंथ्स के लिए चलेगा कि 3 मंथ्स के बाद स्टार्ट होगा बट विल रन फॉर द 6 मंथ्स. तो यहाँ पे बाय एंटरिंग इनटू एन FRA फर्म शैल इफेक्टिवली लॉक द इंटरेस्ट फॉर द 6 मंथ्स और वो किस रेट पे होगा. अब यहाँ पे आप FRA बाय कर रहे हो तो बाय करोगे आपको इंटरेस्ट पे करना है, वो कितना जितना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा वो आप पे करोगे. तो दैट इज 5.94 आपका फिक्स हो गया. अब अगर 4.5 होता है तब क्या होगा और 6.5 होता है तब क्या होगा. अब आपने फिक्स किया है 5.94 पे, आप 5.94 पे करोगे और अगर 4.5 हो जाता है तो जो डिफरेंस है वो बायर पे करेगा सेलर को और अगर 6.5 हो जाता है तो आप बायर हैं आपको वो मिलेगा. तो यहाँ पे FRA रेट और एक्चुअल रेट का आपने डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया. दिस इज द लॉस एंड दिस इज द गेन. इनको हमने अपोजिट, आपको यहाँ पे दिख रहा है ये अपोजिट बट दिस इज द वे ICAI हैज डिनोटेड. FRA पेमेंट अब कितना पे होगा इन FRA. तो FRA में पेमेंट आप डिटरमाइन कर लोगे. अब जो डिफरेंस है 1.44% उतना पे करोगे. दिस इज फॉर 6 मंथ्स सो यू विल कंसिडर हाफ एंड यहाँ पे आपको रिसीव होगा 0.56%. तो दिस विल बी पेड एंड दिस विल बी रिसीव्ड. अब आपका इंटरेस्ट जो है FRA में क्या होता है, दिस इज द नेट सेटलमेंट. एक्चुअली जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं वो जो स्पॉट इंटरेस्ट होता है वही पे करते हैं. डिफरेंस आपको रिसीव हो जाता है या पे होता है तो आपकी जो नेट लायबिलिटी है वो फिक्स हो जाती है. यहाँ पे नेट लायबिलिटी कैसे फिक्स होगी, इंटरेस्ट चल रहा है 4.5 और आपने पे कर दिया है 1.44. तो आपने टोटल कितना पे किया 4.5 और 1.44. तो आपकी नेट लायबिलिटी तो कितनी आएगी 5.94. यहाँ पे आप देखोगे तो आप पे कर इंटरेस्ट जो पे करोगे वो 6.5 से पे करोगे बट आपको रिसीव होगा 0.56. तो नेट आप कितना पे करोगे 5.94 ओनली. तो यहाँ पे आप पेमेंट जो है वो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा. दिस इज रिगार्डिंग द नेट सेटलमेंट और दिस इज द एक्चुअल इंटरेस्ट. इन दोनों का आप ऐड करोगे दिस विल बी योर टोटल आउटफ्लो. तो यहाँ पे आपने 4.5 के अकॉर्डिंग पे कर दिया, यहाँ पे आपने 6.5 के अकॉर्डिंग पे कर दिया. तो यहाँ पे 4.5 प्लस आपने ये भी पे किया है, दिस विल ऐड टू योर टोटल आउटफ्लो. आप देखोगे टोटल आउटफ्लो दोनों केसेस में सेम है क्योंकि आपने लायबिलिटी तो फिक्स कर दी थी 5.94 पे. ओके, दिस इज इन द केस ऑफ FRA. अब यहाँ पे आप कितना पेमेंट करोगे, दिस इज योर पेमेंट. अब ये नोशनल प्रिंसिपल आपका कितना था उस नोशनल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप गिन लोगे कि आपका नेट पेमेंट परसेंटेज कितना होगा. तो यहाँ पे तो आपने फिक्स कर दिया था 5.94. दैट इज आपको कैलकुलेशन नहीं भी करो तो भी आप बता सकते हो कि यहाँ पे आपकी जो इंटरेस्ट लायबिलिटी है दैट इज 5.94. नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे फॉर फ्यूचर्स. अब फ्यूचर्स में क्या होगा,
फ्यूचर्स आर ट्रेडेड एज पर कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे 50,000 यूरो का एक कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पे आपकी जो अमाउंट है जो नीडेड है दैट इज 50 मिलियन यूरोस। तो आप नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकाल लोगे कितने, और यहाँ पे आपका फिक्स किया गया है 5.85% के अकॉर्डिंग। ओके, अब यहाँ पे आप नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकाल लोगे, बोरोइंग्स डिवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट साइज और ड्यूरेशन आप ले लोगे। यहाँ पे ड्यूरेशन डिफर क्यों करेगा, यहाँ पे ड्यूरेशन का क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका जो रिक्वायरमेंट है दैट इज फॉर 6 मंथ्स और जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दैट आर फॉर 3 मंथ्स, तो आप ये ड्यूरेशन का फैक्टर भी कंसीडर करोगे। सो देयर हियर द कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स। द फाइनल आउटकम इन द गिवन सिनेरियो शेल बी 4.5 अगर हो जाता है तो क्या, और 6.5 हो जाता है तो क्या। अब अगर आपने यहाँ पे सेल किए हैं फ्यूचर्स एट द रेट ऑफ 94.15, अब आप बाय करोगे टू क्लोज द पोजीशन। अब क्लोज करने के लिए पोजीशन आपको रेट चल रहा है 4.5, तो 4.5 है तो बाय करना पड़ेगा आपको 95.5 पे, और यहाँ पे आपको बाय करना पड़ेगा 93.5 पे। तो आप लॉस और गेन कैलकुलेट कर लोगे इजीली, और कितना आप पेमेंट करोगे या रिसीव करोगे वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, लॉट आपका है 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट है 50,000 यूरोस का, मल्टीप्लाई बाय द लॉस और गेन मल्टीप्लाई बाय द पीरियड। अब यहाँ पे जो पीरियड है दैट विल बी ओनली फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि जो फ्यूचर्स है दैट आर फॉर 3 मंथ्स। तो यहाँ पे फ्यूचर्स को कैलकुलेट करने वक्त आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि एक इन दोनों की जो ड्यूरेशंस है दैट आर नॉट सेम, जो रिक्वायरमेंट है वो 6 मंथ्स के लिए है और जो फ्यूचर्स हैं वो 3 मंथ्स के लिए हैं। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को भी उस तरह से एडजस्ट करोगे, और यहाँ पे आपकी जो पेमेंट होगी दैट फ्यूचर्स का पीरियड के लिए होगी, तो 3 मंथ्स के लिए पेमेंट होगी। अब इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स क्या होगा, दैट विल बी एक्चुअल इंटरेस्ट। तो एक्चुअल इंटरेस्ट तो 4.5 है और 6.5 है, यहाँ पे आप एक्चुअल इंटरेस्ट का ही अमाउंट लोगे दैट इज फॉर 6 मंथ्स। ये फ्यूचर्स का सेटलमेंट है, तो यहाँ पे आप फ्यूचर्स का पीरियड लोगे, फ्यूचर्स पीरियड, और यहाँ पे आप एक्चुअल पीरियड लोगे। ओके, तो आपने ये जो डिफरेंस है आप टोटल कैलकुलेट कर लोगे, आपने कितना पे किया या फिर नेट अमाउंट आपने, दोनों यहाँ पे आप रिसीव कर रहे हो और पे कर रहे हो, तो नेट आपने कितना पे किया वो आप निकाल लोगे। तो यहाँ पे आपकी जो लायबिलिटी है दैट इज फिक्स्ड एट 5.85%। तो ये आप बता सकते हो ऐसे भी, क्योंकि यहाँ पे आपने अपनी लायबिलिटी फिक्स की थी फॉरवर्ड में 5.85 पे। तो दोनों के आप में इंटरेस्ट का, यहाँ पे आप अगर FRA लेते हो तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट होगा 5.94, और अगर आप फ्यूचर्स लेते हो तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट होगा 5.85। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, two companies ABC Limited and XYZ Limited approached DEF Bank for FRA. Both companies want to borrow a sum of 100 crore after 2 years for a period of 1 year. Bank has calculated a yield curve for both the companies. First, you have to identify at least one reason for the difference in the yield curve for both the companies. अब XYZ और ABC दोनों को 100 करोड़ लोन चाहिए आफ्टर 2 years फॉर 1 year। तो यहाँ पे आपका जो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट होगा दैट विल बी 2x3, दैट विल स्टार्ट आफ्टर 2 years और वो एंड होगा आफ्टर 3 years। सो दिस विल बी फॉर 1 year। ओके, तो 2 years के बाद 1 year के लिए लोन चाहिए, और सेम लोन चाहिए दोनों कंपनीज को, बट उनको जो कोटेशन है दैट इज डिफरेंट। और ये डिफरेंस क्यों होगा, दिस डिफरेंस विल बी ड्यू टू द क्रेडिट रेटिंग। नेक्स्ट आपको कहा गया है टू कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट DEF बैंक वुड कोट अंडर 2x3 FRA यूजिंग द कंपनीज यील्ड इंफॉर्मेशन एज कोटेड अबव। अब इस यील्ड इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको FRA रेट कोट करना है। यहाँ पे FRA जो रेट है वो डायरेक्टली आपको दिया गया नहीं है, यू आर गिवन द रेट्स फॉर डिफरेंट पीरियड्स और उसमें से आपको FRA रेट निकालना है।
तो आप FRA रेट कैसे निकालेंगे? ये जो रेट्स हैं दैट आर द क्यूमुलेटिव रेट्स फॉर डिफरेंट ईयर्स। 1 ईयर के लिए आप लोन लेते हैं तो इस इंटरेस्ट पे मिलेगा, 2 ईयर्स के लिए आप लोन लेते हैं तो ये इंटरेस्ट रेट होगा, 3 ईयर्स के लेते हैं तो ये होगा। बट आपको स्पेसिफिकली 3rd ईयर का जो इंटरेस्ट रेट है वो नहीं दिया हुआ है, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो यहाँ पे जो 2 ईयर्स का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट फॉर 2nd ईयर जो है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे विद द इंटरेस्ट ऑफ अ 3rd ईयर, तो आपको क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट मिल जाएगा फॉर द 3rd ईयर। दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ रेट कि आप एक ईयर फर्स्ट ईयर के लिए आप 3.86 पे कर रहे हैं, तो 2nd ईयर के लिए आप कितना पे करेंगे ताकि आपका क्यूमुलेटिव होगा दिस रेट फॉर द 2 ईयर्स। तो दिस इज द बेसिक कैलकुलेशन फॉर द रेट्स। अब यहाँ पे 2 ईयर्स का रेट आपको पता है और 3 ईयर का रेट आपको पता है क्यूमुलेटिव, तो 3rd ईयर का जो रेट है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो यू विल कैलकुलेट अकॉर्डिंगली, तो आपका रेट आ गया, दोनों बैंक्स के लिए आप कैलकुलेट करोगे तो आपका FRA रेट आ गया फॉर XYZ दैट इज 5.04 एंड फॉर ABC इट इज 6.38। अब आपको थर्ड क्या है? सपोज बैंक ऑफर्स इंटरेस्ट रेट गारंटी फॉर अ प्रीमियम ऑफ 0.1% ऑफ अ अमाउंट ऑफ अ लोन। कैलकुलेट इंटरेस्ट पेबल बाय XYZ। आपको सिर्फ XYZ के रिलेटेड कैलकुलेशन करनी है। इफ इंटरेस्ट रेट इन 2 years टर्न्स आउट टू बी 4.5% एंड 5.5%। अब यहाँ पे बैंक जो है, जो उन्होंने FRA रेट दिया है, बैंक कहती है वो आपसे उतना ही फिक्स्ड, मतलब यहाँ पे आप FRA नहीं एंटर करेंगे, आप बैंक गारंटी लेंगे कि आपका जो ये FRA रेट है उस पे ही बैंक आपको चार्ज करेगी, बट आप इंटरेस्ट रेट गारंटी ले लेते हैं, इस इंटरेस्ट रेट पे ही आप पेमेंट लेंगे और उसके लिए बैंक आपको चार्ज कर रही है 0.1% प्रीमियम। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे गारंटी है कि आप चाहे तो आप उतना पे कर सकते हैं। तो जब 4.5 हो गया रेट या फिर 5.5 हो गया, आपका जो फिक्स हुआ था XYZ का दैट वाज फिक्स्ड एट 5.04। तो अगर मार्केट रेट 4.5 हो गया तो जो XYZ है तो वो तो मार्केट रेट पे ही पे करेंगे। इंटरेस्ट रेट गारंटी क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है अगर इससे बढ़ भी जाता है तो आप वो नहीं पे करोगे, आप जो आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट है वही पे करोगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट गारंटी में आप यहाँ पे 4.5 ही पे करोगे, आप ज़्यादा पे नहीं करोगे। तो यहाँ पे आपकी लायबिलिटी आएगी 4.5। बट अगर 5.5 इंटरेस्ट हो गया मार्केट में, तब आप ये जो इंटरेस्ट रेट गारंटी है उसको एक्सरसाइज करोगे और आप पेमेंट करोगे दिस 5.04 इंटरेस्ट पे। तो यहाँ पे आपकी लायबिलिटी आएगी 5.04 प्लस आप प्रीमियम तो दोनों में ही पे करोगे। 100 करोड़ का आपका लोन है, उसका 0.1% आप प्रीमियम पे करोगे। तो यहाँ पे आपने प्रीमियम दोनों में सेम होगा प्लस इंटरेस्ट आपने कर लिया, तो टोटल आपका जो आउटफ्लो है वो आ जाएगा। अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे आपका आउटफ्लो डिफरेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। XYZ लिमिटेड बोरोस 15 मिलियन पाउंड ऑफ 6 मंथ्स लाइबोर प्लस 10%। यहाँ पे जो आपका लाइबोर रेट है वो 6 मंथ्स लाइबोर आपको कंसिडर करना है। तो एवरी 6 मंथ्स जब लाइबोर चेंज होगा तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी चेंज होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 24 मंथ्स। आपका जो पीरियड है वो 24 मंथ्स है। द कंपनी एंटिसिपेट्स अ राइज इन लाइबोर, हेंस इट प्रपोज टू बाय अ कैप ऑप्शन। अब ये कैप ऑप्शन क्या होता है? कैप ऑप्शन इज कि आप अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो एक अपर लिमिट फिक्स कर देते हो, उससे इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ भी जाता है मार्केट में, यू वोंट पे द हायर इंटरेस्ट रेट। आप जो कैप ऑप्शन आपने लिया है आप उतना ही इंटरेस्ट पे करोगे। तो यहाँ पे आपने कैप ऑप्शन लिया है एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 8%। आपका लाइबोर आपने फिक्स कर दिया है एट अ 8%। द लमसम प्रीमियम इज 1% फॉर द एंटायर रीसेट पीरियड। जो भी रीसेट पीरियड्स आपको दिया हुआ है उन सब पीरियड्स के लिए आपका प्रीमियम है 1%। ये कैप ऑप्शन लेने के लिए बैंक आपसे 1% प्रीमियम ले रहा है।
एंड द फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट इज 7% पर एनम। अब ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट कैसे आपको यूज होगा वो हम समझेंगे। द एक्चुअल पोजीशन आपको दिया हुआ है लाइबोर एट एवरी रीसेट पीरियड, दैट इज आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, और आपका है 24 मंथ्स, तो आपके कितने रीसेट्स पीरियड होंगे? 4। तो यहाँ पे आपके 3 रीसेट पीरियड के लिए आपको लाइबोर रेट्स दिए हुए हैं। यू हैव टू कैलकुलेट एंड शो हाउ फार इंटरेस्ट रेट रिस्क इज हेज्ड थ्रू द कैप ऑप्शन। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रीमियम कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वो प्रीमियम आप कैसे कैलकुलेट करोगे? जो आपको 1% प्रीमियम दिया हुआ है, दैट इज फॉर एंटायर रीसेट पीरियड। सारे रीसेट पीरियड के लिए वो 1% आपको पे करना है। तो पर ईयर आपको कितना पे करना है वो आप निकालोगे। वो आप कैसे निकालोगे? आपका जो प्रीमियम है, प्रीमियम रेट है, उसको आप डिवाइड करोगे बाय द प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर फॉर एंटायर। आपका यहाँ पे जो ये प्रेजेंट वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे एन्युइटी फैक्टर, दैट विल बी बेस्ड ऑन द फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे जो रीसेट पीरियड है दैट इज 6 मंथ्स, तो आप यहाँ पे जो इंटरेस्ट लोगे वो भी 6 मंथ्स का लोगे। तो 7% का 6 मंथ्स के लिए दैट इज 3.5%, और टोटल आपके रीसेट्स पीरियड कितने होंगे? 4, क्योंकि आपका जो पीरियड है दैट इज 24 मंथ्स, तो आपके रीसेट्स पीरियड्स होंगे टोटल 4। तो आप इसको डिवाइड करोगे अपने प्रीमियम को बाय द प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर, तो आपको 1 ईयर का प्रीमियम रेट मिल जाएगा। अब इस प्रीमियम रेट को आप मल्टीप्लाई करोगे बाय द अमाउंट, सो यू विल गेट इन द रुपीज कि आपको रुपीज में कितना, दैट इज अमाउंट में कितना, नॉट रुपीज, जो भी अमाउंट होगी उस अमाउंट में आपको कितना पेमेंट करना है प्रीमियम। तो आपका अमाउंट प्रीमियम कैलकुलेशन आ गया, दैट इज 40861। 40861 आपको प्रीमियम पे करना है टू गेट दिस कैप ऑप्शन। अब यहाँ पे कैप ऑप्शन में क्या होगा? आपने इंटरेस्ट लायबिलिटी कितनी फिक्स कर दी? 8%। और जब लाइबोर हो जाता है 9%, तो बैंक आपको जो एक्स्ट्रा 1% है वो पे करेगी। तो यहाँ पे आप बैंक आपको 1% पे करेगी, तो 15 मिलियन का 1% फॉर 6 मंथ्स, दैट विल बी द अमाउंट यू विल रिसीव। यहाँ पे आप 1.5% रिसीव करोगे और यहाँ पे 2%, तो आप कैलकुलेट कर लोगे कि आप कितना रिसीव करोगे। तो दिस विल बी द अमाउंट रिसीव्ड, और इस रिसीव करने के लिए आप प्रीमियम पे कर रहे हो हर एक ईयर में 40,861 का, तो आपको नेट अमाउंट रिसीव्ड कितनी है वो आ जाएगी। अब यहाँ पे जो आपकी इंटरेस्ट रेट रिस्क थी वो थी टोटल 3,37,500। आपका जो इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था, अगर आप कैप ऑप्शन नहीं लेते तो आपको ये इंटरेस्ट बियर करना पड़ता। तो जो ये इंटरेस्ट राइज है 3,37,500 का, ये आपको बियर करना पड़ता, बट आपने कैप ऑप्शन ले लिया है तो बैंक हैज गिवन यू 2,14,917, इतना आपको बैंक ने दे दिया। तो आपकी जो रिस्क है वो कम हो गई इतने से, 2,14,917 से आपकी रिस्क कम हो गई। From the above, it can be seen that interest rate risk amount of 3,37,500 reduced by 214,917 by using the cap option. Now question number 8. This is very simple sum. The derivative bank entered into a plain vanilla swap through an OIS on a principal of 10 crore and agreed to receive MIBOR overnight floating rate for a fixed payment on the principal. The swap was entered on Monday 2nd August 2010 and was to commence on 3rd August 2010 and run for a period of 7 days. 7 days के लिए आपका ये स्वैप चल रहा है। आपको माइबोर रेट्स दिए हुए हैं ट्यूसडे टू मंडे के लिए। मंडे को आपने एंटर किया है एंड नेक्स्ट फ्रॉम ट्यूसडे टू नेक्स्ट मंडे आपको रेट्स दिए हुए हैं। डेरिवेटिव बैंक रिसीव्ड 317 नेट ऑन सेटलमेंट, कैलकुलेट द फिक्स्ड रेट एंड इंटरेस्ट अंडर बोथ लेग्स। अब आपको कैलकुलेट करना है कि आप कितना, यहाँ पे जो स्वैप है वो कौन सा स्वैप है? प्लेन वेनिला स्वैप। आपने स्वैप क्या किया है कि आप जो यू विल रिसीव
द फ्लोटिंग फॉर अ फिक्स्ड पेमेंट। पे करोगे आप फिक्स और रिसीव करोगे फ्लोटिंग। अब यहाँ पे आप पहले फ्लोटिंग में कितना इंटरेस्ट होता है वो देख लोगे। अब फ्लोटिंग के अकॉर्डिंग तो आप इंटरेस्ट इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आपका जितना प्रिंसिपल है उस पे आपने माइबोर लगाया तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। देन यू विल कैलकुलेट योर इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट डे। यू विल कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट। आप ये इंटरेस्ट अमाउंट ऐड करोगे पहले, देन यू विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन दिस। तो इस तरह से आप क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट निकाल लोगे। तो टोटल आपका इंटरेस्ट है फ्लोटिंग में 1,53,740 का। अब यहाँ पे आपको क्या, द डेरिवेटिव बैंक रिसीव्ड 317 नेट ऑन सेटलमेंट। अब यहाँ पे 317 आपको रिसीव हो रहे हैं। तो रिसीव कब होंगे, जब आपका जो फिक्स्ड है दैट विल बी लेस देन दिस। यहाँ पे आप पे कर रहे हैं फिक्स और रिसीव कर रहे हैं फ्लोटिंग। तो अगर आपको मिल रहा है तो आप फ्लोटिंग जो है वो ज्यादा होगा, तभी आपको मिलेगा, क्योंकि आप तो फिक्स पे कर रहे हैं। यू पे फिक्स, से फॉर एग्जाम्पल 7% आप पे कर रहे हैं और फ्लोटिंग है 8%, तो आपको 1% मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आप फिक्स पेमेंट कर रहे हैं और फ्लोट रिसीव कर रहे हैं, तो जो 1% फ्लोट है वो आपको रिसीव होगा। तो फ्लोटिंग अगर ज्यादा है तभी ही आपको पैसे मिलेंगे। तो यू आर रिसीविंग हेयर, तो आपको रिसीव हो रहा है, तो यू विल डिडक्ट फ्रॉम द फ्लोटिंग, नेट आपका होगा फिक्स्ड पेमेंट। तो आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट में कितना पेमेंट होगा वो आपको मिल जाएगा। अब ये आप फिक्स्ड इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो परसेंटेज कितना है वो आप निकाल लोगे। तो आपका जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग आप इंटरेस्ट रेट निकाल लोगे। सो दिस इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो आप सैटरडे संडे का कैलकुलेशन कर रहे हो दैट विल बी फॉर 2 days। तो यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो 2 दिन के लिए कैलकुलेट करना है। ओके, तो इस तरह से आपको आ गया। सिमिलरली एक 11th क्वेश्चन जो है उसमें आपको निकालना है कि आपको नेट कितना सेटलमेंट होगा। ये आपको नेट सेटलमेंट, जैसे यहाँ पे 317 दिया हुआ है कि आपको रिसीव होगा, वहां पे आपको दिया हुआ नहीं है कुछ भी कि नेट सेटलमेंट क्या होगा। तो आप फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों में जो अमाउंट है वो निकाल लेंगे और जो डिफरेंस है दैट विल बी द नेट सेटलमेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैं आपको शॉर्ट में इसका थोड़ा बता देती हूँ। यहाँ पे आपको 40 लाख लोन आपने लिया है और आपका इंटरेस्ट अभी चल रहा है 88.5%, और ये लोन है दैट इज फॉर 4 years। तो 4 years में इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होता रहेगा, बट आप चाहते हैं कि आपका रेट 8.5% पे ही फिक्स रहे। तो यू विल बाय द कैप ऑप्शन। अब यहाँ पे कैप ऑप्शन जो है वो 0.75% प्रीमियम पे मिल रहा है, तो आप 0.75% प्रीमियम पे करोगे टू बाय द कैप ऑप्शन। अब कैप ऑप्शन लेने के बाद जितना भी 8.5 से ज्यादा इंटरेस्ट होगा वो आपको बैंक रीपे कर देगी। तो यहाँ पे 10.2 है, तो 10.2 माइनस 8.5 विल बी द अमाउंट रिसीव्ड बाय यू फ्रॉम द बैंक। अगर ये 8.5 से कम हो जाता है इंटरेस्ट रेट तब आपको कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपको कोई अमाउंट नहीं मिलेगी, नो सेटलमेंट अमाउंट। कि दिस इज वेरी सिंपल सम। Now question number 10. Here A incorporation and B incorporation intend to borrow $2 lakh and $2 lakh in yen respectively for the time horizon of 1 year. The prevalent interest rate आपको दिया हुआ है, the exchange rate आपको दिया हुआ है। They entered into a currency swap under which it is agreed that B incorporation will pay A incorporation at the rate of 1% over the yen loan. अब यहाँ पे A को चाहिए डॉलर में बोरोइंग और B को चाहिए येन में बोरोइंग, बट यहाँ पे स्वैप अरेंजमेंट हो रहा है। A जो है वो येन बोरोइंग लेगा और
बी जो है वो डॉलर बोरोइंग लेंगे। अब यहाँ पे येन जो बोरोइंग है उसके ये स्वैप होगा बी के साथ और बी उसको पे करेगा। बी विल पे टू ए एट द रेट ऑफ 6% येन, क्योंकि 5% ए के लिए लोन का रेट कितना है 5%, बट बी उसको 1% एक्स्ट्रा पे करेगा फॉर द स्वैप। बट यहाँ पे A will reimburse interest to B only to the extent of 9%। अब A के लिए अगर वो लोन लेता डॉलर का तो उसका होता रेट 9%, बट वो B के साथ स्वैप कर रहा है और B का है 10%। बट यहाँ पे A ने कहा है कि वो मैक्सिमम पे करेगा B को एट द रेट ऑफ 9% ओनली डॉलर बोरोइंग्स पे। ओके, कीपिंग द एक्सचेंज रेट इनवेरिएंट आपको कैलकुलेट करना है गेन एंड लॉस। अब यहाँ पे आप ए इनकॉर्पोरेशन के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, तो ए इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या होगा, अब ए जो है वो येन में बोरोइंग ले रहा है, तो ए के लिए क्या ट्रांजैक्शंस होंगे, ए एक तो वाई येन में जो उसका लोन है ओरिजिनल उसका पेमेंट करेगा एट द रेट ऑफ 5%। नेक्स्ट उसको रिसीव होगा 6% और वो पे करेगा 9%। तो ये 3 ट्रांजैक्शन होंगे ए के लिए। तो सबसे पहले वो पे करेगा 2 लाख डॉलर पे 9% का, तो इसको आप येन में कन्वर्ट कर लोगे, क्योंकि आप स्वैप कर रहे हो तो पहले आप पूरी कैलकुलेशन येन में कन्वर्ट कर लोगे, उसके बाद आप येन को डॉलर में कन्वर्ट करोगे टू कंपेयर कि आपको कितना गेन हुआ या लॉस हुआ। तो यहाँ पे उनको चाहिए था डॉलर, बट स्वैपिंग के लिए सारी कैलकुलेशन यहाँ पे येन में होगी, तो यहाँ पे उनको पे करना पड़ेगा 18,000 इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उसको आप येन में कन्वर्ट करोगे तो दिस विल बी द अमाउंट। नेक्स्ट बी ए को रिसीव होगा 6%, ए को 6% रिसीव होगा, 6% रिसीव 2 लाख डॉलर पे आप 6% रिसीव करोगे तो आप उसको येन में कन्वर्ट कर लो। अब जो ओरिजिनल लोन है आपका येन में उस पे आप पेमेंट करोगे, आप ओरिजिनल पेमेंट करोगे 5% पे, तो आप 5% येन पे डायरेक्ट पेमेंट कर लोगे, तो आपका अमाउंट आ जाएगा येन में, तो आप नेट निकाल लोगे कि आपको नेट कितना पे करना पड़ेगा। तो दिस इज अमाउंट ऑफ नेट पेमेंट, इतना नेट आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसको आप डॉलर में कन्वर्ट कर लो, तो डॉलर में पेमेंट आएगा 16,000 का। बट यहाँ पे अगर आप स्वैप नहीं करते, ए को डॉलर में बोरोइंग चाहिए थी, तो अगर ए स्वैपिंग नहीं करता तो उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता, 9% का। ओके, तो आप 2 लाख पे 2 लाख डॉलर पे 9% का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे तो आपका 18,000 आ गया। तो जो ये सेविंग है, दिस 2,000 सेविंग इज ड्यू टू द स्वैप। स्वैप के अंडर उसका पेमेंट $16,000 का हो रहा है और स्वैप नहीं लेते तो $18,000 पे करना पड़ता है, तो 2,000 इज गेन ड्यू टू द स्वैप। अब आप बी के लिए कैलकुलेट कर लोगी, बी के लिए क्या होगा, बी क्या कर रहा है, डॉलर में बोरोइंग कर रहा है, तो डॉलर पे उसको पे करना पड़ेगा 10%, पे 10%, और बी से उसको रिसीव होगा 9% और वो पे करेगा ए को 6%। ओके, तो यहाँ पे जो ये रिसिप्ट और पेमेंट है वो यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, सिर्फ ये एक्स्ट्रा आपको आएगा पेमेंट ऑफ 10%। तो यहाँ पे आप देख लो, ये जो इनकी पेमेंट है वो उसकी रिसिप्ट होगी, यहाँ पे जो उसकी रिसिप्ट है वो उसकी पेमेंट होगी। बट यहाँ पे स्वैप के लिए आपको कन्वर्जन बी को चाहिए येन में, बट यहाँ पे कन्वर्जन स्वैप हो रहा है, तो जो आपकी कैलकुलेशन होगी दैट विल बी बेस्ड ऑन द डॉलर। तो यहाँ पे 2 लाख डॉलर पे आप 6% पे करोगे और रिसीव करोगे 9%, तो आप यहाँ पे रिसीव करोगे 9% और आप डॉलर की बोरोइंग पे करोगे 10%।
तो सारी कन्वर्शन आपकी डॉलर्स में आ गई, तो आपका नेट पेमेंट है इन डॉलर्स $14,000। अब आप येन में पेमेंट करना चाहते थे, तो इसको आप कन्वर्ट करोगे इन येन, तो आपने कितना पे किया, और अगर आप स्वैप नहीं करते तो आप कितना पे करते? अगर आप स्वैप नहीं करते और आपको येन लोन लेना है तो आप 8% पे करते। तो आप कैलकुलेट कर लोगे 2 लाख येन को 2 लाख डॉलर को येन में कन्वर्ट करके उस पे 8% इंटरेस्ट गिन लोगे। दिस विल बी द इंटरेस्ट यू शुड पे, बट आप स्वैप की वजह से 2,40,000 येन कम पे कर रहे हो। दिस इज गेन ड्यू टू द स्वैप टू द बी इनकॉर्पोरेशन। तो दोनों का आपने गेन कैलकुलेट कर लिया। जिसको जिस करेंसी में चाहिए उसका जो अपोजिट करेंसी है उसमें वो लोन ले रहा है, तो कैलकुलेशन भी उसके अपोजिट करेंसी में होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे आपको स्वैप अरेंजमेंट निकालना है। IM is an American firm having its subsidiary in Japan and JI is a Japanese firm having its subsidiary in USA. They face the following interest rate। दोनों के लिए US और जापानीज येन में क्या इंटरेस्ट रेट है वो दिया हुआ है। IM wishes to borrow the dollar at a floating rate and JI in Japanese at a fixed rate। IM को चाहिए डॉलर में लोन एट अ फ्लोटिंग रेट और JI को चाहिए जापानीज येन में लोन एट अ फिक्स्ड रेट। द अमाउंट रिक्वायर्ड बाय बोथ द कंपनीज इज सेम एट द करंट एक्सचेंज रेट। दोनों की अमाउंट सेम है तो वो स्वैप कर सकते हैं। द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड 75 बेसिस पॉइंट एज अ कमीशन फॉर अरेंजिंग स्वैप। अब कमीशन दोनों को 75 बेसिस पॉइंट लगेगी, तो आपको लॉस बेनिफिट इक्वली शेयर करके स्वैप अरेंज करना है। तो वो कैसे होगा, यहाँ पे आप देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है। जो US का लोन है उसमें इंटरेस्ट का डिफरेंस है यहाँ पे 2.5 माइनस 0.5, तो यहाँ पे इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है दैट इज 2%, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है दैट इज 0.25%। ठीक, तो यहाँ पे 2% डॉलर के लोन में है और 0.25% जापानीज में, तो नेट कितना डिफरेंस है? 1.75% का डिफरेंस है नेट। तो ये जो नेट डिफरेंस है वो दोनों में इक्वल डिवाइड होना चाहिए, बट वहां पे 75 बेसिस का आप इंटरमीडिएटरी जो ब्रोकर है उसको पे करेंगे, तो ये जो 1.75% का गेन है उसमें से आप 75 बेसिस पॉइंट हटा दोगे, तो नेट कितने बचेंगे? 100 बेसिस पॉइंट। तो 50 बेसिस पॉइंट का गेन होना चाहिए IM को और 50 बेसिस पॉइंट्स का गेन होना चाहिए जापानीज JI को, सॉरी। तो यहाँ पे आप IM क्या करेगा? बोरो करेगा मार्केट में से लाइबोर का फ्लोटिंग, उसको लाइबोर का फ्लोटिंग चाहिए 0, तो वो लाइबोर का फ्लोटिंग ही बाय करेगा, बट उसको एक्स्ट्रा 0.5 का डिफरेंस दिया जाएगा। सो उसकी जो लायबिलिटी है वो कम हो जाए, उसको स्वैपिंग का डायरेक्ट जो डिफरेंस है वही दिया जाएगा। और JI जो है वो बोरोइंग करेगा एट 4.25% जापानीज फिक्स्ड, और उसको 0.5 रिसीव होगा, तो उसका नेट जो होगा दैट विल बी 3.75। तो इसका जो नेट है वो 3.75 हो जाएगा। और IM के लिए क्या होगा? लाइबोर प्लस 0.5 है, 0.5 का उसको गेन होगा, तो उसका जो पेमेंट है वो फ्लोटिंग लाइबोर के अकॉर्डिंग हो जाएगा, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो जाएगी। स्वैप के बेसिस पे उनको 0.5% का गेन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, XYZ Incorporation issues a 10 million pound floating rate loan on July 1, 2016 with resetting of a coupon rate every 6 months equal to LIBOR plus 50 basis points. XYZ is interested in a collar strategy. अब collar strategy क्या होता है? By selling a floor and buying a cap. फ्लोर आप सेल कर रहे हैं और कैप आप
बाय कर रहे हैं। तो कैप का जो बायर होता है उसको रिसीव होता है अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट इज हायर देन एग्रीड इंटरेस्ट रेट, तो उसको जो डिफरेंस है दैट विल बी रिसीव्ड। अब फ्लोर का जो सेलर है, फ्लोर का जो सेलर है उसको अमाउंट पे करनी पड़ेगी अगर एक्चुअल इंटरेस्ट रेट, मार्केट इंटरेस्ट रेट कम होता है देन एग्रीड इंटरेस्ट रेट, तो उसको अमाउंट पे करनी पड़ेगी। ओके, XYZ buys the 3 years cap and sells 3 years floors। नेशनल प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, रेफरेंस रेट दिया हुआ है 6 months लाइबोर, एंड स्ट्राइक रेट इज 4% फॉर फ्लोर एंड 7% फॉर कैप। कैप के लिए है 7% और फ्लोर के लिए है 4%। तो 4% से जब भी नीचे जाएगा तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, और 7% से जब भी हाई होगा तो आपको रिसीव होगा। फॉलोइंग आपको डेटा दिया हुआ है, तो हर एक रीसेट पीरियड पे आपको लाइबोर दिया हुआ है। अब लाइबोर यहाँ पे है 6%, तो इस 6% पे आपका कैप का है 7%, तो यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, बट फ्लोर है 4%, तो यहाँ पे आपको फ्लोर का भी कुछ पेमेंट नहीं करना है। जब तक 4 to 7 के रेंज में है तब तक आपको कुछ भी नहीं होगा। तो दिस इज एक्सेस देन 4 to 7 के रेंज में नो पे नो रिसीव, बट 7 से एक्सीड होगा तो आपको रिसीव होगा। जब 4 से डाउन होगा तो आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिस इज 7.5 तो आपको रिसीव होगा, दिस इज 5 विद इन द रेंज, दिस इज 4 विद इन द रेंज, 3.75 यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा, और यहाँ पे है 4.25, दिस इज ऑल्सो विद इन द रेंज। तो यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे रिसीव होगा और यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप कैलकुलेट कर लोगे कि क्या पेमेंट और क्या रिसीव होगा। तो यहाँ पे आप लाइबोर के अकॉर्डिंग, डेज के अकॉर्डिंग अपना इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर लोगे जो आप पे करते, बट आपका इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट कम ज़्यादा हो जाएगा ड्यू टू कैप एंड फ्लोर। तो अब यहाँ पे कैप का आप कैसे निकालोगे, कितना आप उनको रिसीव, कितना आप रिसीव करोगे, दैट इज द डिफरेंस। यहाँ पे आपका 0.5% आपको रिसीव होगा, और यहाँ पे आपको 0.25% पे करना पड़ेगा। तो आप निकाल लोगे यहाँ पे, दिस इज रिसिप्ट एंड दिस इज पेड, तो आप नेट इंटरेस्ट निकाल लोगे। आपका नेट इंटरेस्ट कितना पे किया आपने, आप परसेंटेज में निकाल लोगे कंसीडरिंग द पीरियड जितने के लिए इन्वेस्ट आपका, सॉरी ये पीरियड कितना दिया हुआ है 2016 से लेके 2019 तक। तो आप ये पीरियड्स कैलकुलेट कर लोगे कितने डेज हुए, आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। Now question number 15, an Indian company obtains a following quotation, exchange rate आपको दिया हुआ है, and company needs a dollar funds for 6 months, उनको डॉलर में बोरोइंग करनी है for 6 months। डिटरमाइन वेदर द कंपनी शुड बोरो इन रुपीज और डॉलर, आपको डिटरमाइन करना है किस में बोरोइंग करना चाहिए। आपको इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है डॉलर एंड रुपीज का फॉर 3 months एंड 6 months। ऑल्सो डिटरमाइन व्हाट शुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 3 months टू मेक द कंपनी इनडिफरेंट बिटवीन 3 months बोरोइंग एंड 6 months बोरोइंग। तो 3 months के लिए आपका रेट है 12% और 6 months के लिए है 11.5। तो ये जो रिमेनिंग 3 months हैं उसके लिए आपका रेट कितना होना चाहिए टू अचीव द इनडिफरेंस। यहाँ पे आप रुपी बोरोइंग और डॉलर बोरोइंग दोनों कंसीडर करोगे। तो आप अगर डॉलर में बोरो करते हो, आपको दिया गया है कि 100 यूनिट्स आप कंसीडर करो, तो आपको डॉलर में बोरोइंग चाहिए, तो $100 आपने अज्यूम किया, उस पर आपने कैलकुलेट किया इंटरेस्ट। अब अगर आप डॉलर में बोरो करोगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 5.5%, क्योंकि आपको 6 months के लिए चाहिए। तो 5.5% पे आप इंटरेस्ट पे करोगे, कितना पे करोगे, टोटल 6 months के बाद आप डॉलर में 102.75 पे करोगे। इसको आप कन्वर्ट कर लोगे इन रुपीस टू कैलकुलेट कि आप कितना दोनों को कंपेयर कर सको, इसको आप रुपीस में कन्वर्ट कर लोगे, और ये जो कन्वर्जन होगा दैट विल बी एट अ फॉरवर्ड रेट।
नेक्स्ट, अगर आप रुपीस में बोरोइंग करते हो तो रुपीस में अगर आप बोरोइंग करोगे तो आप $100 को स्पॉट पे कन्वर्ट करोगे इन रुपीस, तो दैट इज 3610 इतना आप बोरो करोगे, और रुपीस पे आपको बोरोइंग रेट है 11.5%। तो आप 11.5% से इंटरेस्ट पे करोगे तो टोटल आपका पेमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो डॉलर बोरोइंग में आपको कम पे करना पड़ रहा है, तो डॉलर बोरोइंग इज एडवाइजेबल। अब आपको इन डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो इन डिफरेंस के लिए आप अगर रुपी बोरोइंग लेते हैं तो रुपी बोरोइंग में 12% है 3 मंथ्स का और 6 मंथ्स का है 11.5। तो पहले आप इनको पर मंथ कर लोगे कन्वर्ट, तो यहाँ पे 12% का 3/12 करोगे आप, और 11.5 का आप 6/12 करोगे। दिस विल बी द रेट्स, और इनके बीच का आपको रेट निकालने का है। दिस इज फॉर रुपीज बोरोइंग। सिमिलरली आप डॉलर बोरोइंग के लिए भी करोगे, तो यहाँ पे आपका रेट आ गया 12 का 3 मंथ्स के लिए 3%, और 6 मंथ्स का आपने कर लिया, तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिल जाएगा। दिस इज फॉर 3 months and this is for the annual period. सिमिलरली आप डॉलर के लिए भी कैलकुलेट कर लोगे। Now the next question is question number 16. XYZ in March 2020, XYZ Bank sold 7% interest rate futures underlying notional 7.5% coupon bonds, और एलिजिबल सिक्योरिटीज हैं ये सब। इनका कन्वर्जन फैक्टर और कोटेड प्राइस दिया हुआ है। आपकी सेटलमेंट प्राइस है 1000। तो दिस इज यहाँ पे आपको CDT कैलकुलेट करना है, जो चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड हो। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लोगे। तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप प्रॉफिट और लॉस? तो जो आपका सेटलमेंट प्राइस है मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन फैक्टर, इतना आपको मिलने वाला है, और आप उसके लिए पे कितना करोगे? कोटेड प्राइस आप पे करोगे, तो जो आप डिफरेंस लोगे दैट विल बी योर प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे आपने फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस को मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन कर लिया। दिस विल बी अमाउंट यू विल रिसीव एंड दिस विल द अमाउंट यू विल पे। तो नेट आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट है, यहाँ पे आप मैक्सिमम प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पे है 42। तो दिस इज द चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड। this should be opted as this is the cheapest to deliver bond. तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर एंड होता है, एंड दिस इज वेरी सिंपल चैप्टर। आपने इसको एक बार प्रैक्टिस कर लिया, यू विल हैव अ ग्रिप ऑन इट। आपको एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चंस भी रिवाइज करने की नीड नहीं लगेगी। भले ही ये AB कैटेगरी के क्वेश्चंस हमने कर लिए, बट उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल थे, बट थोड़े थोड़े न्यू वेरिएशन न्यू कॉन्सेप्ट्स के बेस थे, तो मैंने करवा लिए हैं। तो यू विल प्रैक्टिस दिस वंस, और एग्जाम के लिए तो आपको इतने सारे क्वेश्चंस रिवाइज करने की नीड नहीं है। आप सिलेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जो आपको रिवाइज करने हैं ड्यूरिंग द एग्जाम डेज। सो प्रैक्टिस दिस चैप्टर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन।